प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुंवर नारायण का जीवन परिचय। और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। और आपको समझ ना आए तो पैसे वापस चैनल आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुंवर नारायण जी की जीवनी। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। जीवन परिचय। कुंवर नारायण उत्तर सदी के एक महत्वपूर्ण नए कवि हैं। इसका मतलब क्या है? कुंवर नारायण उत्तर सदी के मतलब कि आज़ादी के बाद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। उनका जन्म 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। गाइस टेंशन मत लीजिए, मैं मैप के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा और मैप के माध्यम से समझने पर आपको जल्दी से याद हो जाएगा। लखनऊ चलते हैं। लखनऊ के पास ये अयोध्या में ये आपको दिख गया होगा फैज़ाबाद इंडस्ट्रियल एरिया। यही है फैज़ाबाद, जहाँ पर कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ था सन 1927 में और उनकी मृत्यु हुई थी 2017 में। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर वो सेक्टर में रहते थे और NH 27 नेशनल हाईवे 27 यहाँ से गुजरता था। वो उस वक्त सरयू नदी के पास अयोध्या से कुछ 10 किलोमीटर दूर रहते थे। तो 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इंटर तक उन्होंने विज्ञान विषय में शिक्षा प्राप्त की। इंटर तक मतलब 12वीं तक, क्योंकि 12वीं तक की तो विज्ञान होती है। इंटर तक उन्होंने विज्ञान विषय में शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की। दिस इज़ लखनऊ यूनिवर्सिटी। यहाँ से कुंवर नारायण जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो साफ बात है कि मतलब उनका जो जन्म स्थान है फैज़ाबाद, वहाँ से दूर है। तो यहाँ पर वो हॉस्टल में रहे होंगे। तो हॉस्टल में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितने सारे हॉस्टल्स बने हुए हैं। तो यहीं पर वो रहा करते थे। और जहाँ ये पहले रहा करते थे, अब ये राजमार्ग बन गया भाई। देख रहे हो, मतलब उस समय के नामी गिरामी जगह से इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी पास करी थी। फ़िलहाल हम तो दिल्ली में हैं और ये दिल्ली से लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए। उन्हें आरंभ से ही घूमने फिरने का शौक़ था। उन्होंने सन 1955 में चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस तथा चीन का भ्रमण किया। आप टेंशन मत लीजिए, आपको नाम देखकर लग रहा होगा कि ये चेकोस्लोवाकिया में याद कैसे होगा, बट मैप पर देखने से मैं आपको याद करवा दूंगा। ये खोजा था कि कुंवर नारायण जी चेकोस्लोवाकिया, रूस और कई देशों में घूमने गए थे। तो यार मैं भी चेकोस्लोवाकिया खोज रहा था, तो मुझे एक फ़ैक्ट के बारे में पता चला कि ये रहा चेक और ये रहा स्लोवाकिया, लेकिन चेकोस्लोवाकिया तो कहीं दिख ही नहीं रहा। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि सन 1918 में यहाँ के लोगों द्वारा एक जनमत संग्रह कराया गया और चेक अलग हो गया और स्लोवाकिया अलग हो गया। तो चेक की राजधानी प्राग हो गई और स्लोवाकिया की राजधानी हो गई ब्रातिस्लावा। आप इसके रेड लाइन से बॉर्डर्स देख सकते हैं। चलिए एक बार प्राग के दर्शन कर आते हैं। वाह, व्हाट अमेजिंग कंट्री। वाह भाई साहब, दर्शन मिल गए। कुंवर नारायण जी चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, चीन और रसिया घूमने गए थे। और ये सारे कंट्रीज ऐसे ही डेवलप हैं, सब बढ़िया हैं। तो मेरे ख्याल से रसिया और चाइना के बारे में तो आपको पता ही है, और स्लोवाकिया और चेक आपने मैप पे देख ही लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। आरंभ में उन्होंने अंग्रेजी में कविताएं लिखी। आरंभ में उन्होंने अंग्रेजी में कविताएं लिखी, परंतु बाद में वे हिंदी में कविताएं लिखने लगे। सिंपल सी बात है, जब तुम नेटिव ही हो, मतलब इंडियन हो, मातृभाषा तुम्हारी हिंदी है, तो इंग्लिश में कैसे मतलब अंग्रेज़ों से अच्छी कविता बनाएंगे। 15 नवंबर सन 2017 को इनका निधन हो गया। तो गाइज़ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इनका निधन अभी 2017 रिसेंटली में हुआ है और अभी इनको खूब सारे अवार्ड मिले हैं 2017 में भी। तो इसकी वजह से बहुत सुर्खियों में है और सुर्खियों में आने की वजह से यूपीएससी में
और स्टेट पीएससी में, और जिस स्टेट से ये थे ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, इन 2 जगहों में इनकी जीवनी भर भर कर पेपर में आती है और ये 4 या 5 नंबर में आएगा, एक गारंटीड है। इनके पुरस्कारों के बारे में, तो पुरस्कार तो कुंवर नारायण को सन 1971 में स्थानीय अकादमी पुरस्कार, 1973 में प्रेमचंद पुरस्कार तथा 1982 में मध्य प्रदेश का तुलसी पुरस्कार, मध्य प्रदेश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार तुलसी पुरस्कार, और केरल का कुमारन आसान पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। 2009 में इन्हें वर्ष 2005 के लिए भारत के साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, 2009 में उन्हें 2000 वर्ष के लिए भारत के साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। जैसे 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में हुए, लेकिन फिर भी उसका नाम 2020 टोक्यो ओलंपिक्स था, ऐसे ही है यहाँ पर है। 2009 में जो इनको पुरस्कार मिला था वह 2005 के बिहाफ पर मिला था। तो ये सब इनके पुरस्कार हैं। चलो इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहला है स्थानीय अकादमी पुरस्कार, दूसरा प्रेमचंद, और मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार तुलसी पुरस्कार, और केरल का कुमारन आसान पुरस्कार, और 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि कवियों में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। हर कवि इसको पाने की चाह रखता है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। तो इनकी मुख्य रचनाएं हैं। अज्ञेय के संपादन में निकले, अज्ञेय कवि हैं, उनके संपादन में निकले तीसरा सप्तक 1959 में, संकलित कविताएं चक्रव्यूह 1956 में। तीसरे सप्तक पर इनकी प्रमुख रचनाएं ने तीसरा सप्तक में भी लिखा है 1959 में, और चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश हम तुम 1961 में, आत्मजयी जो सबसे मतलब ये इनका थ्रेशोल्ड पॉइंट था, यहाँ से आगे बढ़े थे, आत्मजयी 1965 में, कोई दूसरा नहीं 1993 में, आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। मतलब ये काव्य रचनाएं, मतलब ये कविता संग्रह है। अब बात कर लेते हैं काव्यगत विशेषताओं की। कुंवर नारायण जी की कविताओं में सामाजिक चेतना का विकास देखा जा सकता है। इनकी कविताओं में सामाजिक चेतना कहने का मतलब है कूट कूट कर भरी रहती थी। कवि ने जाड़े की एक सुबह, बसंत की लहर, बसंत आ, सूर्यास्त आदि कविताओं में प्रकृति के पूरे निखार का वर्णन किया है। उनके काव्य में प्रेम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण दिखाई देती है। ये 1 नंबर में आ जाता है, और ये बहुत बार आया भी है कि प्रेम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण दिखाई देती है कुंवर नारायण जी के काव्यों में। अब बात कर लेते हैं भाषा शैली की। भाषा शैली गाइस, अब टेंशन मत लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कुंवर नारायण ने खड़ी बोली के स्वाभाविक रूप का अधिक प्रयोग किया है। मतलब ये खड़ी बोली ज़्यादा यूज करते थे। कवि ने सहज, सरल तथा भावानुकूल छंदों, बिंबों व अलंकारों का ही प्रयोग किया है। यही नहीं, उनकी कविताओं में अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानवीकरण आदि अलंकारों का भी सहज प्रयोग हुआ है। तो कोई भी भाषा शैली आ जाना तो ये तो लिखना ही लिखना है कि सहज, सरल और भावानुकूल छंदों, बिंबों, अलंकारों का प्रयोग किया है। क्योंकि यहाँ पे अलंकार का नाम मेंशन नहीं है, बस अलंकार। और हर कविता में अलंकार होते हैं, बिंब होते हैं, छंद होते हैं। सरल, सहज आपको लिखना ही है। तो बस आप यही लिख कर आ जाओ कि कौन सी भाषा शैली है। यहाँ पे खड़ी और स्वाभाविक भाषा शैली है, और सहज है, सरल है, स्वाभाविक है, भावानुकूल है, छंदों, बिंबों, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। और अगर आपको ज़्यादा पता है तो ये लिख दो। यही नहीं, उनकी कविताओं में अनुप्रास, उपमा, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का भी सहज प्रयोग हुआ है।